हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 76 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और आज इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न तरह के रोग किस तरह से फैलते हैं, रोग फैलने के साधन। अगर हम रोगों के फैलने के साधन तरीके जान जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे और दूसरों को बचा भी लेंगे। तो आइए समझना शुरू करते हैं। हम जानते हैं रोग दो तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक हो गए जो एक से दूसरे में फैलते हैं, और असंक्रामक हो गए जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, तो ऐसे रोगियों के आप संपर्क में भी रहेंगे तब भी ये चांस नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए। किसी के संपर्क में आने से जिस बीमारी के होने का चांस ना हो वो असंक्रामक बीमारी होगी, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ है, ये सारे। और संक्रामक बीमारी ऐसी बीमारी होगी जो रोगी के संपर्क में आने पर हमें होने का पूरा चांस होता है। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारण है वह रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। और इसके कारण किन किन तरीकों से फैलते हैं वो तो अभी हम देखेंगे। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन और जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो ये जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रोगाणु, यानी रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। और ये संक्रमित वायु यानी हवा में संक्रमण है तो उससे फैलेंगे। भोजन अगर संक्रमित है ना, जैसे कि बाहर जाके हमने खुले ठेले से खाना खा लिया तो वो संक्रमित भोजन है, उससे भी फैलेगा। और वायु अगर पानी जो है वो संक्रमित है तो उससे भी हमें होने का चांस है। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति और क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। यानी ये जो बीमारियां फैलती हैं ये बीमारी संक्रमित वायु, संक्रमित भोजन और संक्रमित जल द्वारा फैलती हैं। और कभी कभी अगर पूरे एरिया का पानी संक्रमित हो, खराब हो, तो उस पूरे एरिया में कोई भी खास तरह की बीमारी फैल सकती है। अब साधन पर हम ध्यान देते हैं कि आखिर किस किस तरीके से ये फैलती हैं। संक्रामक रोग विभिन्न तरीकों से एक रोगी से दूसरे रोगी तक फैलते हैं। पहला देखिए, इसमें संक्रमित वायु द्वारा है ना, छींकने, खांसने, इनके कारण भी सूक्ष्म जीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। अभी तो जैसे कोरोना का हाल है, हम क्या करते हैं? मुंह पर मास्क लगाते हैं ना, क्योंकि वो भी हवा में अगर जैसे खांसेंगे हम तो हवा में उसके सूक्ष्म जीव जो है, वायरस जो है वो चला जाएगा और उससे दूसरे पर्सन को जो स्वस्थ है उसको भी ये बीमारी लग सकती है। तो यहाँ यह दिया हुआ है कि इनसे बच के रहना। संक्रमित वायु द्वारा जो बीमारी फैलती है तो हमें इनसे बच के रहना। और ये ऐसे टाइप कौन कौन से? निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग यानी टीबी के पेशेंट को भी अलग रखा जाता है, उसका खाना पानी सब अलग किया जाता है, क्योंकि ये संक्रमित होने वाली बीमारी है, इनसे हम संक्रमित हो सकते हैं। या सर्दी जुकाम भी आपने देखा होगा, घर में किसी को सर्दी लग गई, जुकाम लग गया तो सबको ही सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलने से, छींकने से ये दूसरे व्यक्ति को लग जाती हैं। अब है जल और भोजन द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल और भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिस। अगर पानी सही नहीं है, पानी जो है संक्रमित है किसी तरह की, उसमें माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो उससे क्या होता है? हैजा, पेचिस, इस तरह की डिसेंट्री टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। भोजन अगर सही नहीं है, बाजार में जाकर कुछ खाया तो आते ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये सब किस लिए होता है? क्योंकि वो जो भोजन हमने खाया है मार्केट में वो संक्रमित है। तो जल और भोजन दोनों ही संक्रमित हों तो उनसे ये सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरा है डॉक्टरी साधन जो उपयोग किया जाता है वो संक्रमित अगर हुआ तो, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर। ये अगर किसी पेशेंट को सुई लगाई और उसके एड्स है या किसी तरह की इस तरह की बीमारी है तो वो सुई अगर स्वस्थ पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा तो उस दूसरे स्वस्थ पर्सन को भी बीमारी लग सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है रोग वाहक द्वारा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये जो होते हैं वो रेबीज़ हो जाता है इनको काटने से, क्योंकि रेबीज़ के कीटाणु इनके शरीर में होते हैं। जब ये एक स्वस्थ पर्सन को काटता है कुत्ता या बिल्ली तो वो फिर सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले आते हैं और हमें ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए
कुत्ता या बंदर या बिल्ली जब भी काटे तो फटाफट डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए और इस रेबीज़ को रोकने का जो सुई होती है वो लगवानी चाहिए। इसके अलावा ये दिया मलेरिया, डेंगू, ये सारे मच्छर के काटने से होते हैं, क्योंकि मच्छर के शरीर में मलेरिया के कीटाणु होते हैं और वो जब किसी स्वस्थ पर्सन को काटता है तो वो कीटाणु हमारे ब्लड में चला जाता है। इसी कारण से हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छरों से बचना चाहिए। अब है लैंगिक संपर्क द्वारा, जैसे फिजिकल कांटेक्ट होने से भी हमें बीमारियों से, जैसे सिफिलिस, एड्स, ये सब संक्रमित व्यक्ति से अगर स्वस्थ व्यक्ति का किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क होता है तो सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उससे फिर ये बीमारियां हमें लग सकती हैं। अब है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग। हाँ, ये घर में खूब होता है। अगर मान ली किसी का सर्दी जुकाम है या फिर त्वचा रोग है तो अगर हम उनका तौलिया इस्तेमाल कर लेते हैं या उनके कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, या कई बार खाना खाने से भी, साथ में खाना खाने से भी ये फैलती हैं। त्वचा रोग, जैसे कि किसी के खुजली हो रही हो, है ना, और उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो त्वचा रोग वो हमें भी हो सकता है। इसके बीज, ये सारी बीमारियां जो हैं एग्जाम्पल है कि संक्रमित व्यक्ति की चीज़ें जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे हमें ये हो सकते हैं। उसके अलावा ये अब जो चित्र बना हुआ है इसमें जैसे दिया व्यक्तिगत संपर्क, उसके बाद हवा से, है ना, छींकने खांसने से हवा में क्या होता है, जैसे अब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति अगर उसको वहीं पे सांस ले रहा है तो उस तक पहुंच जाएगा। भोजन अगर इस तरह का हो, संक्रमित हो, तो उससे बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा पानी से भी हो सकते हैं। वेक्टर यानी कि ये सारे वाहक जो होते हैं, मच्छर जो है, मक्खी जो है, इनसे बीमारियां हो सकती हैं। या फिर कुछ एनिमल, कुत्ता, बंदर, इन सब के काटने से, क्योंकि इनमें रेबीज़ के कीटाणु होते हैं तो रेबीज़ जो है उनसे हमारे शरीर में आ सकता है। अब थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन एड्स के बारे में भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप एड्स का ये फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लें, ये पेपर में बहुत आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म, इसके नाम को याद कर लें। और ये किससे होता है, रेट्रोवायरस HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म बताएं और किस वायरस के कारण होता है, तो आपको ये याद रखना है। अब है संचरण का कारण, यानी फैलता कैसे है, लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड से, या फिर संक्रमित माँ से उसके गर्भ में बच्चे को। अब कौन कौन से तरीके हैं, एक तो शारीरिक संपर्क, अगर किसी को एड्स है तो उसके शारीरिक संबंध अगर है किसी से तो उसको भी एड्स हो जाएगा। उसके बाद है अगर ब्लड चढ़ाया गया, और जिसका ब्लड चढ़ाया गया अगर उसकी HIV टेस्ट नहीं की गई तो वो रक्त संक्रमित है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति जिसको रक्त चढ़ाया गया उसको HIV हो जाएगा। संक्रमित इंजेक्शन, है ना, सुई, मान लीजिए किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को सुई दी गई और उसी सुई को स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया गया तो उससे भी एड्स होने का खतरा है। ब्लेड, इसी तरह सुई, ब्लेड, कुछ भी इस तरह का उपयोग किया जाए अगर इन्फेक्टेड पर्सन को से स्वस्थ पर्सन में उसी इंजेक्शन का या ब्लेड का इस्तेमाल किया जाए तो उसके होने के पूरे चांस है। इसके अलावा लास्ट में है संक्रमित माँ से उसके गर्भ में बच्चे को। अगर कोई मदर है और मदर को ही एड्स हो रहा हो तो क्या होगा कि बच्चे को वो चला जाएगा और बच्चे को भी एड्स होने का खतरा रहेगा। अब इसका निवारण कैसे करें, किस किस चीज़ों पर ध्यान दें जिससे हम इस बीमारी से दूर रह सकें, तो सबसे पहला है कि संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच की जाए, यानी जो ब्लड, खून चढ़ता है, बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो खून चढ़ाया जाता है, तो उससे पहले जिसका भी खून चढ़ाया जाए उस ब्लड का HIV टेस्ट किया जाता है कि वो HIV निगेटिव है, तभी खून चढ़ाया जाता है। अगर ऐसा टेस्ट नहीं किया गया तो फिर खतरा होता है कि अगर वो जिसका भी खून लिया गया है अगर वो HIV पॉजिटिव है तो फिर जिसको चढ़ाया जाएगा उसको HIV पॉजिटिव होने का चांस रहता है। दूसरा है एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। आजकल तो ऐसा होता है कि सुई एक को लगी तो फिर उसको हटा करके फिर फ्रेश नई सुई का उपयोग किया जाता है। नहीं किया गया तो फिर इसमें खतरा है। उसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। जैसे कि हम सैलून वगैरह में जाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया तो किसी के उपयोग किए गए ब्लेड को इस्तेमाल नहीं किया जाए। मतलब हर एक पर्सन के लिए नया ब्लेड लिया जाए, नया सिरिंज भी लिया जाए हॉस्पिटल में और नया ब्लेड भी लिया जाए जहाँ हम दाढ़ी बनाने जाते हैं वहाँ।
तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संचारी रोगों को फैलने के लिए विभिन्न साधन क्या हैं, यानी संचारी रोग कैसे फैलते हैं। तो इसका आंसर यही है, ये आपको सारा लिखना होगा। संचारी रोगों के फैलने के साधन सारा लिखना होगा। संक्रमित वायु द्वारा, जल और भोजन द्वारा, संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, रोगवाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, और एक दो पॉइंट जो नीचे हैं वो आप टोटल सारा लिख देंगे। उसके बाद दूसरा है वायु, जल और रोगवाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो समय दे दीजिए। वायु द्वारा कौन कौन सा है आप दो दीजिए। निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग, इन तीन है, इनसे दो दे दीजिए। क्षय रोग दे दीजिए, सर्दी जुकाम दे दीजिए। और उसके बाद जल और भोजन द्वारा, जैसे जल द्वारा है तो हैजा, पेचिश, ये दे दीजिए। और वाहकों द्वारा क्या, तो एक तो रेबीज दे दीजिए जो कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होते हैं, और एक मलेरिया दे दीजिए जो मच्छर के काटने से होते हैं। तो दो दो एग्जाम्पल आपको यहाँ से दे देना है। उसके बाद है एड्स का पूरा नाम बताइए। ये लीजिए, एड्स का पूरा नाम आपके वर्कशीट में यही दिया, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और क्वेश्चन नंबर 4 है एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। तो ये आपका तरीका है, एड्स से बचने के निम्न तरीके हैं, लिखकर ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।